चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहां पर आज हम 30 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, एक एक फैक्ट आराम से सुनिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, चेकआउट कीजिए आप एप्लीकेशन को। तब तक आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो आप सभी को पता है वेनेजुएला में बैक टू बैक 2 भूकंप आए थे और यहां पर वेनेजुएला की गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस की गई थी, मतलब पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया गया था। अब वेनेजुएला में भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अगर ये वर्ड थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, एक्चुअल में स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप या फिर मित्रता। तो ऑपरेशन अमिस्ताद इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि वेनेजुएला के यहां पर राहत कार्य किए जाए। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यहां पर कुछ दिन पहले 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए थे बैक टू बैक। ये डबल अर्थक्वेक या फिर ट्विन अर्थक्वेक की एक घटना थी। हजारों लोग यहां पर मारे गए हैं इस अर्थक्वेक के कारण। और वेनेजुएला की अब सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद को लॉन्च किया है। इसके तहत हमने इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजे हैं। 35 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है, जिसमें बेड, मेडिसिन, फूड पैकेट, इसके अलावा भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल है ना, और काफी सारे हमारे जो पैराफील्ड हॉस्पिटल, 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम को भी हमने भेजा है। तो ये सारे जो हमारे इक्विपमेंट है, हमारे लोग हैं, हमने राहत के लिए भेजे हैं। और यहां पर रेस्क्यू और बचाव कार्य इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है इसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। ठीक है, तो वेनेजुएला की मदद के लिए वैसे कुछ समय में काफी सारे ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट या हमारी जो सेना है उन्होंने लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक बहुत ही सुर्खियों में ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंधु। जब ईरान में गृह युद्ध की स्थिति थी तो ऐसी कंडीशन में ईरान में फंसे हुए इंडियंस को निकालने के लिए 2025 में लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फिर ऑपरेशन सद्भाव, एक टाइफून यागी आया था जिसके कारण म्यांमार में काफी तबाही हुई थी 2024 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। फिर ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था 2023 में, तो इनकी मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 2023 से जो इंडियन फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। एक ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो वहां से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। तो ये अदर ऑपरेशन है जो कि कुछ समय में सुर्खियों में रहे हैं, इनको याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही है, पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम की घटना के बाद हमने चलाया था। अभी हम ऑपरेशन अमिस्ताद की बात कर रहे हैं, तो वेनेजुएला में राहत कार्य के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे ज्यादा है चाइना के पास। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए पहले तो हम ये समझे कि फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। तो देखिए किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है जिससे वो ट्रेड कर सकता है इंटरनेशनली, ग्लोबली। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, यूरो हो सकता है, येन हो सकता है, किसी अदर कंट्री की करेंसी हो सकती है, या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो हो सकते हैं, अन्य विदेशी परिसंपत्तियों का भंडार हो सकता है। ये कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारा केंद्रीय बैंक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो किसी भी देश से ट्रेड करना है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। करेंसी को स्टेबल रखने के लिए जो हमारा मुद्रा होती है ना, जो हमारी करेंसी है, उसको स्थिर रखने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट पेमेंट करना है, एक्सटर्नल डेप्ट रीपेमेंट करना है, तो इन सभी के लिए जो पैसा चाहिए, विदेशी करेंसी चाहिए या फिर एक ऐसी मुद्रा चाहिए जिसको ग्लोबली अलग अलग देश एक्सेप्ट करते हो, तो फिर ये यूएस डॉलर हो सकता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की। रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी डेटा। इस डेटा में बताया गया है कि 2026 में चाइना के पास लगभग 3,410 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश है। इंडिया की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। इंडिया के पास 543 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो इंडिया है इस लिस्ट में 5वें नंबर पर। रिपोर्ट में काफी सारी चीजों को मेंशन किया गया है, कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि 1997 में जो एशिया क्राइसिस आया था, एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद एशियन कंट्री को फॉरेन रिजर्व की अहमियत समझ में आई। तो यही एक कारण है कि आगे आने वाले टाइम में एशियाई देशों ने काफी सारा रिजर्व रख के रखा है, और इसी लिस्ट में 10 में से 7 एशियाई देश है, क्योंकि 1997 के क्राइसिस के बाद एशिया के देशों ने इस पर ध्यान दिया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर तो चाइना है, 3,410 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जापान की बात करें 1,259 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिजर्व है। स्विट्जरलैंड 932, ताइवान 602 और इंडिया 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन रिजर्व इंडिया के पास देखने को मिलता है। हम 5वें नंबर पर आते हैं इस लिस्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी सेशल्स की यात्रा पर थे। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि सेशल्स का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। तो सेशल्स की गवर्नमेंट ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया है। अवार्ड क्यों दिया गया? तो दोनों देशों के मध्य में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, दोनों देशों के रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पीएम को सेशल्स के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी में भारत के पीएम का जो योगदान है, इसके लिए सेशल्स ने अपने यहां का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है भारत के पीएम को। काफी सारे समझौते भी हुए हैं, काफी सारी चीजों पर दोनों देशों में सहमति भी बनी है, जैसे कि दोनों देश मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ, स्पेस, इन क्षेत्रों को लेकर सहयोग में आपस में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सहयोग पर भी इस पर बातचीत हुई है, और साथ ही साथ दोनों देशों के मध्य में 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया गया है। दोनों देश एक दूसरे के यहां पर इन्वेस्ट करेंगे और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। इसलिए सेशल्स ने अपने यहां का गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। देखिए, वैसे तो काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को, लेकिन जो रिसेंटली दिए गए हैं मई और जून मंथ में, अगर हम उनकी बात करें तो एक ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये 17 मई को स्वीडन की गवर्नमेंट ने भारत के पीएम को दिया था, है ना। ये किसी अदर देश के हेड को, गवर्नमेंट हेड को दिया जाने वाला अवार्ड है। तो स्वीडन ने दिया था ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। मई में ही नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये नॉर्वे की गवर्नमेंट ने भारत के पीएम को दिया था। और एक स्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने अभी 15 जून को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये दिया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। ये स्लोवाकिया की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो इन 3 अवार्ड्स को भी याद रखिएगा, ये भारत के पीएम को ही दिए गए हैं। भारत के 96th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं एथन वाज। तो एथन वाज ये आते हैं गोवा से, गोवा के रहने वाले हैं। इन्होंने जो FIDE जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उनकी सारी कंडीशंस को पूरा किया है। चेस ग्रैंड मास्टर की काफी सारी कंडीशन है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीते हों,
जो फिडे आयोजित करवाता है, तो फिर और जो फिडे रैंकिंग है वो 2500 से ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर ऐसे किसी व्यक्ति को चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। तो भारत के 14 वर्षीय इथन वाज है, इन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त किया है। ये इंडिया के 96th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको पता है इनका परिवार भारत से जापान चला गया था, लेकिन 2011 में जब फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था उसके बाद ये वापस इंडिया लौट आए थे और फिर इंडिया में आके बस गए। अब 14 साल के, और इनका जन्म जो है ना वो आगे चलकर भारत में ही हुआ था। तो अब 2522 इनकी इलो रेटिंग है जो कि फिडे देती है, और इस तरीके से 14 साल के इथन वाज भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके पहले वेस्ट बंगाल के अरण्यक घोष, ये भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर थे, और अब 96 बने एथन वाज। ये कहां से आते हैं? गोवा राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी SIP 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए आपको सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पूरा दिया जा रहा है, पूरा प्लान है 90 डेज का। ये आपको एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफी मदद करेगा। 90 डेज का पूरा आपको स्टडी प्लान यहां पर दिया जाएगा। 21,000 से ज्यादा आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको हर रोज यहां पर टेस्ट मिलेगा। 30 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, सारे सब्जेक्ट आपके यहां पर कवर हो जाएंगे 90 डेज के सिस्टमेटिक स्टडी प्लान में। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे अवेल कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, अगर आपकी क्वेरी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तब तक आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देव स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? तो देव स्नान यात्रा, जिसे स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, इससे संबंधित एक प्रथा है जिसे कहा जाता है देव स्नान यात्रा। अभी क्या हुआ है कि पूरी स्थित श्री जगन्नाथ टेम्पल में देव स्नान यात्रा पारंपरिक रूप से मनाई गई है। एक्चुअल में होता क्या है, देव स्नान यात्रा में जो मुख्य मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, यहां पर जो मुख्य विग्रह हैं भगवान के, वो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र मतलब बलराम, और देवी सुभद्रा, ये 3 मुख्य विग्रह हैं। तो जब श्री जगन्नाथ टेम्पल में देव स्नान यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो तीनों विग्रह को 108 कलश के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। इसी प्रथा को कहा जाता है देव स्नान यात्रा। अब 108 कलश के साथ ये जो स्नान करवाने वाला पर्व है, ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, और यही जो पूरी रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की, उसकी शुरुआत का भी एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि 108 कलश के पवित्र जल से जब स्नान करवाया जाता है, तो ऐसी प्रथा मानी जाती है जैसे देवा स्नान यात्रा हो गई, 108 कलश या घड़ों से स्नान करवा दिया भगवान के विग्रह को। अब ऐसी प्रथा है कि उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, क्योंकि 108 कलश से स्नान हुआ है, तो उसके बाद भगवान जब बीमार हो जाते हैं, जब उनको बुखार आता है, तो फिर 15 दिन तक स्नान के बाद मंदिर बंद होता है, क्योंकि इस वक्त भगवान दर्शन नहीं देते क्योंकि वो बीमार है। आगे चलकर फिर अनासारा, जो 15 दिन के बाद की प्रथा है, अनासारा के दिन देवताओं के या फिर जो विग्रह हैं उनके प्रथम दर्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसे जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रथा है। तो ये शुरू कहां से होती है? जगन्नाथ रथ यात्रा ये शुरू होती है देव स्नान यात्रा से, और यह पर्व अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में मनाया गया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा शुरू होगी वो किस मंदिर तक जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और देवी सुभद्रा, इनके विग्रह को 3 रथों पर गुंडीचा टेम्पल तक ले जाया जाता है, और ये पूरी रथ यात्रा कहलाती है ओडिशा के पुरी में। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है बेन स्टोक्स।
इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का या रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज नाम की जगह पर जो तीसरा टेस्ट खेला जाने वाला है, उसके बाद ये अपने मतलब रिटायर हो जाएंगे इंटरनेशनल खेलों से, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। 15 वर्षों का इनका करियर रहा है। इंग्लैंड के लिए काफी सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं। इवन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में जो इंग्लैंड जीती थी, उस टीम का भी ये हिस्सा रहे हैं। और 2022 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम में भी ये शामिल थे और इनका काफी अहम योगदान था। और 2022 से इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी इनके पास थी, पर अब फाइनली ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो ये है बेन स्टोक, इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में खोजा गया ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है? तो एक बैक्टीरिया की खोज की गई है जिसका नाम है ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी। ये बैक्टीरिया का ही नाम है। ये बैक्टीरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो विषैले औद्योगिक रसायन है ना, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है, जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है, उन रसायनों को खत्म करने में सक्षम है ये वाला बैक्टीरिया, जिसकी हाल ही में खोज की गई है। और इस बैक्टीरिया का नाम है ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया है। तो ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी इसको नाम दिया गया है। काफी अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने मिलकर इसे खोजा है। फॉर एग्जांपल नेताजी महाविद्यालय, ये पश्चिम बंगाल में, और आईआईटी जो बीएचयू है, जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, इन सभी ने मिलकर वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर, जो कि गंगा की एक शाखा है, इसमें ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी नाम का नया बैक्टीरिया खोजा है। बैक्टीरिया जो है ना, वो पी नाइट्रोफेनॉल जैसी जो जहरीली औद्योगिक रसायन है उसको खत्म कर सकता है। इसके अलावा आर्सेनिक, कैडमियम, लीड, मरकरी जैसे जो हैवी मेटल्स है, इनकी अधिक मात्रा में भी खुद को जीवित रख सकता है। तो जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, या फिर जो टॉक्सिक इंडस्ट्रियल रसायन है, केमिकल है, उनको खत्म करने में ये काम आएगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये हेलोटॉलरेट है। इसका मतलब होता है कि 9% नमक वाले पानी में भी ये जीवित रह सकता है, इतना उच्च नमक वाले पानी में। तो प्रदूषित जल, पर्यावरण की सफाई में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसमें इन फ्यूचर इसका यूज किया जा सकता है। तो इसका नाम है ब्रेकी बैक्टीरियम नेताजी। बैक्टीरिया का ही नाम है। खोजा कहां गया? तो ये वेस्ट बंगाल की हुगली रिवर में हाल ही में खोजा गया है। ई सुश्रुत @क्लिनिक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई सुश्रुत @क्लिनिक प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अच्छा, लॉन्च किसने किया? तो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा। इन्होंने ई सुश्रुत @क्लिनिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक कहा जाता है, इसने इसे विकसित किया है और एक क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। एक्चुअल में इसमें होगा क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी वर्क प्रोफाइल है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिजिटल रूप से आसानी से इसमें सेव कर पाएंगे। देखो, स्मॉल क्लिनिक्स, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, या फिर जो अलग अलग सेंटर्स है, जो कि मरीज, जो पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक हार्ड कॉपी रखते थे, वो सभी अपने मरीजों का जो रिकॉर्ड है या जो पेशेंट का रिकॉर्ड है वो डिजिटली यहां पर सेव कर पाएंगे। उद्देश्य क्या है? पेशेंट रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और जितनी भी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उन सभी को, उन सभी स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जा सके, उन्हें डिजिटली सेव किया जा सके, ताकि प्रोसेस को और ज्यादा इजी बनाया जा सके। तो ये क्लाउड बेस्ड जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है ई सुश्रुत @क्लिनिक पोर्टल या प्लेटफॉर्म। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ये एक हिस्सा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो हेल्थ सेक्टर है या जो हेल्थ हमारी सर्विसेज है, उनको डिजिटलाइज किया जा सके। तो उसी को मजबूत करने के लिए इसे लाया गया है। सीडेक
जिसने लॉन्च किया या विकसित किया, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करने वाला एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग, एडवांस आईटी जो टेक्नोलॉजी से उनको विकसित करने के लिए यह संस्था कार्य करती है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, सीडेक का। भारत सरकार ने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को स्थापित किया है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके रूप में इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है दीक्षा। क्या नाम दिया गया? दीक्षा। ठीक है ना। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये इंडियन गवर्नमेंट की एक बोल सकते हैं इनिशिएटिव है। इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने दीक्षा नाम का एक बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये होगा क्या? सभी राज्यों के स्टूडेंट, टीचर्स, स्कूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर जो डिजिटल एजुकेशन सामग्री है उन सभी को और जितनी भी सर्विसेज है उनका उपयोग कर सकेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। पूरे इंडिया में यह लागू होगा। जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जो विद्यार्थी है उनके लिए उनके पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल सामग्री इस पर अवेलेबल होगी। और जो टीचर से, एजुकेटर से उनको ट्रेनिंग के लिए या फिर अदर लैंग्वेज सिखाने के लिए यह प्लेटफॉर्म उनको सहायता प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है दीक्षा। तो आंसर हो गया हमारा, नाम क्या है? दीक्षा। डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है। 36 इंडियन और 7 विदेशी लैंग्वेजेस में यहां पर एजुकेशन कंटेंट अवेलेबल किया जाएगा सभी के लिए। कितने? 36 इंडियन लैंग्वेज में और 7 विदेशी भाषाओं में एजुकेशनल जो कंटेंट है वो यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा क्यूआर कोडेड जो भी टेक्स्ट बुक है वो उनको मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, 2D 3D एनिमेशन या फिर जो भी अदर वीडियोस है जो कि एजुकेशनल पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो सभी उनके लिए वहां पर अवेलेबल होंगे। जैसे 10th का कोई स्टूडेंट है, 9th का कोई स्टूडेंट है, उसको उसकी स्ट्रीम का कोई भी अगर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, किसी लेसन का नॉलेज चाहिए, तो वो सभी वीडियोस उनको यहां पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो पूरे देश में एक जैसा एजुकेशन के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। वैसे 2017 में शुरू किया गया ये एक नेशनल डिजिटल शिक्षा मंत्र एनसीईआरटी द्वारा इसे शुरू किया गया था, संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य वही है, जो भी हमारे स्टूडेंट है देश में, जो भी शिक्षक है, उन्हें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारा जो बोल सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इसके लिए दीक्षा लॉन्च किया गया था। अब इसे रजिस्टर्ड किया गया है भारत में वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। आगे आएंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए गए हैं? तो कुछ रूल्स अभी अधिसूचित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत किया गया है। तो ये एक एक्ट था, 2006 में लाया गया था। भारत में क्वालिटी फूड कंटेंट लोगों को मिल पाए, क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड को लागू किया जा सके, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इसमें अमेंडमेंट किया गया है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026। तो ये जो लागू किए गए हैं, किस एक्ट में बदलाव किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। देखिए समझिए क्या है। तो किस एक्ट में चेंजेस है ये तो समझ में आ गया, 2006 के जो अधिनियम है उसमें चेंज किया गया है। अब जो नया चेंज किया गया, जो संशोधन लाया गया है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी भारत में रिटेलर है और जो अन्य नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस है उनको यहां पर अपने स्टॉक को अलग अलग उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर उनको रेगुलेट करना पड़ेगा अपने सामान को। देखिए जो भी रिटेलर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस, उनका जो पहले सामान आया है उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो जो पहले आया है वही पहले उनको निकालना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
के अनुसार स्टॉक रोटेशन करने की अनिवार्यता से उनको छूट दे दी गई। मतलब जो पहले होता था कि पहले जो आएगा पहले जो जाएगा, उसी के आधार पर अब उनको जो पहले अनिवार्य कर रखा था यहां पर उनको छूट दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे फूड बिजनेस के लिए नियमों का पालन आसान बनाना और जो बोल सकते हैं पेपर प्रोसेस है उसको कम करना। तो पहले ये रूल टफ था, पहले क्या होता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता था, लेकिन अब यहां पर इसकी अनिवार्यता को छूट दिया गया है। किसके लिए? रिटेलर्स के लिए और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फूड बिजनेस के लिए। तो इनको छूट दी गई है कि ये यहां पर जो पहले लागू था प्रावधान बहुत ही स्ट्रिक्टली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, उसको वो थोड़ा सा मतलब अनिवार्यता नहीं है, वो छूट उनको प्रोवाइड की गई है। तो ये एक प्रावधान है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, यह 2006 का एक भारतीय कानून है। लाया क्यों गया था? देश में सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू किया गया था। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और जो इंपोर्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को लागू किया गया था। इसी के तहत आपको पता है देश में फसई नाम की एक संस्था बनी है। फसई यह भारत में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड निर्धारित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी 2006 के एक्ट के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है फसई का नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत फसई कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर 30 जून के हमारे करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या करंट अफेयर था हमारा, आइए देखते हैं। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या रैंक है हमारी? 4th है ना यूनिकॉर्न के मामले में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यह थीम रखी गई है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 352। आरोग्य सेतु 2.0 किस मिशन के तहत विकसित किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो यह है अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। ओपन एआई ने भारत में अपना मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? तो ये बने हैं प्रभजीत सिंह। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ गोल्ड मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है विश्वनाथन आनंद। शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो यह किया जाता है साउथ कोरिया। और हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा दुनिया की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा कहां स्थापित की गई है? तो यह तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने डिटेल में डिस्कस किए, रिवाइज किए आज। और जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर देख लेते हैं। जोजिला टनल भारत के किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करता है? तो ये कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 157 रैंक पर है। लास्ट ईयर 151 रैंक पर था, इस बार 157। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड ये थूथुकुडी में बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सिंबेक्स सेकेंड 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? रेड क्रॉस डे हर साल की स्थिति को मनाया जाता है। और डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा परीक्षण की गई तारा प्रणाली क्या है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।